हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान का 28वां चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर घटना चक्र वाली प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है आपको पीवाई के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेट्स जो हैं अभी साइट्स पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स में जो है लैब से संबंधित पोस्ट जो है जारी किए गए थे और आपने अप्लाई किया है तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। ठीक है, सारे जो डिपार्टमेंट्स के डेट्स हैं, एग्जाम डेट्स, वो नोटिस जो है जारी होते जा रही है। ठीक है, तो तैयारी आप रखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है फ्रेंड? बायोटेक्नोलॉजी को ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है दो शब्दों से भी मिलकर बना है। बायो का मतलब क्या है, होता है जीवों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है, ये टेक्नोलॉजी जो है इंजीनियरिंग साइंस से संबंधित एक वर्ड है टेक्नोलॉजी। इसमें टेक्नोलॉजी, बायो और टेक्नोलॉजी को जो है कंबाइन किया गया है। इट मीन्स कि जैसे कि टूल्स उसमें यूज़ किया जाता है इंजीनियरिंग साइंस में, उसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में भी बायो और टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया है। इसमें टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें टूल्स इंजीनियरिंग वाले यूज़ नहीं होते। ठीक है, इंजीनियरिंग में जो यूज़ होते हैं टूल्स, वो यूज़ नहीं होते, ये इसमें यूज़ होते हैं जेनेटिक टूल्स। ठीक है, जैसे कि एंजाइम्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इतने सारे जो डीएनए ये सब होती है ना, तो ये सब जो है इसमें यूज़ किया जाता है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। प्रोडक्ट्स और टेक्निक्स के नए नए टेक्निक्स और नए नए जो डिजीज़ हैं उसको जो है ट्रीट करने के लिए नए नए टेक्निक्स जो है इसमें जो है इन्वेंशन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पौधों को लड़ने के लिए, या फिर पौधों में बीमारी ना हो, कुछ इस तरीके से जो है जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट जो है डेवलप किए जाते हैं। हाइब्रिड फल बनाए जाते हैं, हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड एनिमल्स जो है डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ट्रांसजेनिक जो एनिमल है, ठीक है, वो जो है पिग और भेड़, ये सब जो है बनाए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं फ्रेंड, जैसे कि हमारे, यानी कि काफ़ी जो है आप सभी जानते होंगे। ठीक है, इंसुलिन की कमी होती है तो क्या होता है, हमको डायबिटीज़ होता है। ठीक है, डायबिटीज़ का केस देखने को मिलता है इंसुलिन की जब कमी होती है। तो इसमें क्या किया गया, जैसे कि जो पैनक्रियास है, पैनक्रियास जो है इंसुलिन वो क्या करती है, फॉर्मेशन करना, यानी कि उसका जो है निर्माण नहीं हो पाता है पैनक्रियास के द्वारा। तो वैज्ञानिकों के अनुसार बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तो इसमें जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है बाय दी बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है, इसमें बैक्टीरिया सेल लिए, ठीक है, उसमें जो है बैक्टीरिया में क्या रहता है, प्लाज्मिड डीएनए होता है। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए होता है तो उसको, प्लाज्मिड क्या होता है, एक सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक सिंपल सा डेफिनेशन। और इसमें जो है क्या किया जाता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का जो है के द्वारा यूज करके, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज करके जो है इस प्लाज्मिड को कट किया जाता है। क्यों कट किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है इस जगह पे जहाँ पे कट करके हटाया गया है, इस जगह पे दूसरा जो डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, जो इंसुलिन बनाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है, जो सेगमेंट जो है डीएनए का सेगमेंट इंसुलिन बनाता है, उसको क्या किया जाता है, इस प्लाज्मिड में फिट किया जाता है। कैसे फिट किया जाता है, सिला जाता है क्या, नहीं, इसको जो है क्या किया जाता है, एक एंजाइम है, ठीक है, डीएनए ग्लाइकेज। ठीक है, डीएनए ग्लाइकेज के द्वारा जो है, डीएनए लाइगेज के द्वारा जो है ये इसको जो फ्रेगमेंट्स हैं इसको जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट को दोनों को जोड़ा जाता है डीएनए लाइगेज के द्वारा। डीएनए लाइगेज को मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, तो ये दोनों को जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टूल्स होते हैं
रिकॉम्बिनेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है फ्रेंड, इस यानी कि हमारा डिजायर्ड डीएनए और प्लाज्मिड को जब जोड़ा जाता है, ठीक है, एक फॉर्म जो नया डीएनए तैयार होता है उसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काफी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में मल्टीप्लाई करने के लिए इसको जो है पुनः डाला जाता है होस्ट सेल में, ठीक है। होस्ट सेल क्या है, हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जल्दी से जो है वो क्या होते हैं, यानी कि खुद जो है मल्टीप्लाई करने लगते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है वो क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में वो क्या होंगे, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन होगा, उसका इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन वाले डीएनए को हम डालते हैं किसी सेल से, तो इंसुलिन प्रोडक्शन वाले हम डीएनए का जो है काफी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो उसकी जो है प्रोडक्शन अच्छी होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके ह्यूमन यानी कि डायबिटीज को ट्रीटमेंट के लिए जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो है प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जाते हैं, न कि इसमें जो है प्रक्रियात्मक गुणसूत्र नहीं रचे जाते, इसमें रचे जाते हैं डीएनए, ठीक है। डिजायर्ड डीएनए जो है रचे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पुनः सहसंयोजी यानी कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल ही के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है और जीवाणु और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में जो है वेक्टर का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 और 2 दोनों सही है। पुनर्योगज यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो है जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो जीनों को स्थानांतरित किस में होने देता है, तो इसमें जो है पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में स्थानांतरित होने देता है। इसका मतलब है कि तीनों जो है सही है। पुनर्योगित डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं। इसमें जो है प्रोसेस दिया गया है जैसे कि हमने देखा, ठीक है। तो इसमें जो है प्रोसेस क्या होता है, पहले जो है आनुवंशिक पदार्थ की पहचान की जाती है, उसके बाद पृथक्करण किया जाता है, ठीक है, और डीएनए का विखंडन किया जाता है। डीएनए को जो है क्या किया जाता है, खंडित किया जाता है, ठीक है, यानी कि ब्रेक किया जाता है। किसके द्वारा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। बाह्य जीन यानी कि उसके बाद होता है, एक मिनट, उसके बाद जो है डिजायर्ड डीएनए को जो है अलग किया जाता है, किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जो है रुचि वाले जीन का परिवर्धन किया जाता है, ठीक है, और डीएनए का खंड जो होता है उसको जो है वाहक के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि हमारा प्लाज्मिड, ठीक है, यानी कि डीएनए का जो ये डीएनए प्लाज्मिड है और डिजायर्ड डीएनए को दोनों को जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि जब डीएनए डिजायर्ड डीएनए और प्लाज्मिड को जोड़ा जाएगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसमें स्थानांतरित किया जाता है, वाहक पे, ठीक है, यानी कि होस्ट सेल पे स्थानांतरित किया जाता है ताकि उसकी मल्टीप्लिकेशन की जा सके। उसके बाद जो है हमें क्या मिलती है, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति होती है, ठीक है। उसके बाद जो है प्रवाहिक प्रक्रियाएं स्टार्ट की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ABFGEHCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया है। इसमें जो है वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को, चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों, इच्छा अनुसार अलग अलग काट और यानी कि एक साथ जोड़ सकते हैं। हाँ, जोड़ा जा सकता है एंजाइम्स का यूज करके। और डीएनए के टुकड़ों को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जो है टुकड़ा किया जाता है और लाइगेस के द्वारा जोड़ा तोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइगेस, ठीक है। लाइगेस आणविक सीवनकार है, तो लाइगेस जो है आणविक सीवनकार सही है, ठीक है। सीवनकार इट मीन्स की वो क्या करता है, सिलने का काम करता है, ठीक है, एक ग्लू की तरह चिपकाने का काम करता है,
ठीक है, जबकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, काटने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्राय समाचारों में आने वाला केस 9 प्रोटीन क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केस 9 प्रोटीन क्या है फ्रेंड, यह जो है लक्ष्य साधित जीन संपादित यानी कि टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची है, यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर है। ये भी जो है डीएनए को टारगेट यानी कि स्पेसिफिक जगह पे जाके जो है टारगेट जीन को वो कट करेगा। ठीक है, डिजायर्ड जीन को। तो यह जो है केस 9 है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आरएनए अंतरक्षेप या फिर आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली है, क्यों? क्यों हासिल की है? यह जीन अभिव्यक्तिकरण यानी कि जीन साइलेंसिंग रोगोपचार के विकास में प्रयुक्त होता है। जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई जीन है जो बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस जीन को क्या किया जाता है, उस जीन को साइलेंस का मतलब होता है कि उसको जो है वो मतलब कि एक्टिव ना हो। ठीक है, एक्टिव ना हो या फिर उस जीन को जो है जो बीमारी पैदा कर सकती है उसको निकाल दिया जाता है। ठीक है, और इसे जो है कैंसर की चिकित्सा में रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये भी जो है सही है। ठीक है, और इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोग उपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं। और इसे ऐसी फसल उत्पादों यानी कि पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनक के लिए प्रतिरोधी हो। तो ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रजनन तकनीकों में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है? तो किस लिए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड केवल एक सही है, यानी कि अंडों के अंतःपात्रण यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों यानी कि जो जेनेटिक डिजीज होती है माता पिता के संतान से रोका जा सकता है बच्चों में जाने में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी है और डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, यानी कि इसको जो है डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी तो है, लेकिन इसको जो है इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा लैब में विकसित नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है डॉली का जो फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो डॉली जो है, डॉली एक भेड़ है। ठीक है, भेड़ का नाम जो है डॉली नाम रखा गया था, जो कि यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल थी। ठीक है, पहली ट्रांसजेनिक एनिमल थी। ठीक है, जिसको जो है यानी कि माता जो भेड़ है, ठीक है, पेरेंटल जो भेड़ थी उसका जो है थन का सेल लिया गया था, उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया था और उसमें से न्यूक्लियस को निकाल के उसके बाद जो है दूसरे वाले भेड़ में इंजेक्ट किया गया था। उस भेड़ ने जो है बच्चा यानी कि भेड़ को जन्म दिया जिसका नाम डॉली रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है? डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, नहीं 1996 में जो है डॉली पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्न में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभियांत्रित प्रथम जीवित जीव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉली, जो कि भेड़ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन जानवर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सफल क्लोन जंतु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है NDRI करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला जो क्लोन जो जानवर था वो तो क्या था, वो था भेड़। उसके बाद तो दूसरा जो क्लोन जानवर जो है विकसित किया गया है यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल, वो भैंस था। ठीक है,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं गरिमा 2 का नाम है, तो गरिमा 2 नाम किसका है? क्लोन भैंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं किस देश में पहला ट्रांसजीनी दमकता हुआ यानी कि चमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया जो अंदर बाहर सब हरा है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या हुआ फ्रेंड, जैसे कि सुअर है, ठीक है, उसमें जो है फीस का जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसको ग्लोइंग करने के लिए, ग्लो करने के लिए, चमकाने के लिए, तो उस जीन को जो है क्या किया गया? सुअर में इंजेक्ट किया गया। तो बाद में देखा गया रिजल्ट क्या आया कि सुअर जो है, रिजल्ट आने के बाद वो सुअर जो है वो क्या हुआ? चमकने लगा। ठीक है, हरे कलर में वो चमकने लगा, उसके दांत, स्किन, हेयर्स जो है हरे कलर में वो ग्लो करने लगे। ठीक है, तो यह जो है कहाँ पे, किस देश के द्वारा पहला जेनिक जो है वो ग्लोइंग सुअर जो है वो डेवलप किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंजॉर्ज नाम है इस विश्व के प्रथमतः क्लोन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोन जो है अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, न कि लैंगिक विधि से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं परखनली शिशु के मामले में, टेस्ट बेबी के मामले में जो है क्या जो है होता है? ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन माता के शरीर से बाहर किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो है लैब में किया जाता है। माता का एग और पुरुष का जो है स्पर्म को जो है यानी कि निषेचन किया जाता है लैब में, उसके बाद जो है माता में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं आनुवांशिक अभियंत्रण यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। तो यह जो है रोग प्रतिरोधक जो है विकसित किया जा सकता है, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग जो है किया जा सकता है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, लेकिन अभी तक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में मानव क्लोनिंग में सफलता नहीं मिली है। ठीक है, परीक्षित जो है यानी कि सफलता नहीं मिली है मानव क्लोनिंग में, बाकी रोग प्रतिरोधक, वृद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग में सफलता मिली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन वैज्ञानिक यानी कि इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षित स्थित अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? तो इसमें जो है उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है, तो ये सही है। ठीक है, और उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी मानव रोगों का जो है कारण नहीं ज्ञात हो सकता, लेकिन कुछ कुछ जो जेनेटिक डिजीज का जो कारण है वो मालूम किया जा सकता है और ट्रीट किया जा सकता है, और उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीव के संपूर्ण सजीन यानी सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 ईस्वी में पूरा हुआ था, वह जीन था, तो वह जीन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट क्या है? फंगस का एक जो है प्रजाति है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। नेक्स्ट है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है उन्हें करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिका। स्टेम कोशिका जो है इतना कैपेबल, उतना सक्षम होता है कि स्टेम सेल से कोई एक सेल को निकाला जाए तो वो जो है पुनः वो डेवलप होके और विभिन्न सेलों में वो रूपांतरित हो सकता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप, ठीक है, बीज से भी पौधा यानी कि पौधा, बड़ा पौधा उगा सकते हैं, पूरा पौधा उगा सकते हैं, और साथ ही स्टेम से भी आप पूरा पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, आपने यानी कि कलम वाला जो टेक्निक यूज किया होगा। ठीक है, तो यानी कि जो स्टेम होता है यानी कि डंठल होता है, उससे भी जो है आप क्या कर सकते हैं? पौधा उगा सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है उसका नाम रखा गया है स्टेम कोशिकाएं। ठीक है, स्टेम कोशिकाएं इतना कैपेबल होता है पुनः डेवलप करने में सारे ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसलिए जो है काफी
विशिष्ट जो है स्टेम कोशिकाएं होती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो ये दोनों सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्तंभ कोशिका यानी कि स्टेम कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती है, यानी कि पुनः जो है वो क्या होती है, स्वयं डेवलपमेंट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ये कैपेबल होती है। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कोई बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत है तो स्टेम कोशिकाओं का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, भावी माता पिता के अंडे या शुक्राणु उत्पन्न करने वाले कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा। और व्यक्ति का जीनोम जो है जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है लेबोरेटरी में। और मानव प्रेरित बहुशक्त स्टेम यानी कि प्लूरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में जो है अंतर्वेशित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कायिक कोशिकाओं यानी कि न्यूक्लियर अंतरण प्रौद्योगिकी यानी कि सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है। तो इसका अनुप्रयोग क्या है फ्रेंड्स, तो जंतुओं की जननीय क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एक जो है नया बायोटेक्नोलॉजी अप्रोच है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक क्लोनी यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बंतरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा, यानी कि संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की पायरेसी को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से जो है क्या है इसका राइट आंसर, केवल 3 पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है, जीवाणुओं से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परिरक्षण किया जा रहा है। निम्नलिखित जीवाणु से किस एक में यानी कि आवेश जीन यानी कि टॉक्सिन जीन का एक पारीजीन कपास यानी कि ट्रांसजेनिक कॉटन के अंतरण हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस थुरिनजिएंसिस। नेक्स्ट हम देख लेते सूक्ष्म जीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वह है एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें जो है कथन और कारण दिया गया है, इसमें आपको कोड की मदद से जो है सेलेक्ट करना है कि क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास यानी कि बीटी कॉटन जो है जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है और सही है। ठीक है, और जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया गया है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों उत्पाद यानी कि पादपों का विकास। नेक्स्ट है बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य है। तो इसका लक्ष्य क्या है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाशक जीव, यानी कि इसे जो है नाशक जीव सह बनाना है, यानी कि बैगन में जो है कीड़े लगने की वजह से वो क्या हो जाता था, खराब हो जाता था, इसीलिए जो है उस पर कीड़ा ना लगे, इसीलिए ट्रांसजेनिक बैगन जो है उगाया गया है, हाइब्रिड। ठीक है, बीटी बैगन है, तो बीटी बैगन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी बैगन जो है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। नेक्स्ट है भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? तो इसको जो है लोगों का कहना है कि उनका कहना है कि एक जो है उनको आशंका थी कि बीटी बैगन के उपभोग यानी कि खाने से जो है स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि ये जो है ट्रीट किया गया है। यह भी चिंता थी कि उनको बीटी बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत जो है प्रभाव हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारत में विकसित आनुवांशिकतः रूपांतरित सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण संकरण को सुकर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना, उत्पाद में पोषकीय मान बनाना और उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रम यानी कि जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का आसन्न भविष्य में किस प्रकार जो है उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड विभिन्न फसलों पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण यानी कि जीन सीक्वेंसिंग जो है उपयोग किया जा सकता है। और यह जो है तकनीक फसलें जो है पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में जो है लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसके प्रयोग से जो है फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों यानी कि टेक्निक्स और या फिर परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण और यानी कि कोशिका द्रव्य नर बंध्यता और जीन निर्भरता। ठीक है, तो इसमें जो है क्या बताना है, ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य नर बंध्यता और जीन निर्भरता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो जीवों के निम्नलिखित इसमें जो है प्रयुक्त जीव प्रकारों में से किनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है जीवाणु का भी प्रयोग किया जाता है, कवक का भी प्रयोग किया जाता है, साथ ही पुष्पीय पादप जिनमें नीम जो है औषधीय गुण पाया जाता है, तो उसमें भी जो है पीड़कनाशियों की तरह उसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। और फ्रेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड आपने जो है कॉलीफ्लावर्स देखे होंगे कलरफुल, ठीक है, और कॉर्न देखे होंगे, भुट्टे देखे होंगे, ठीक है, कलरफुल जो हाइब्रिड जो आज जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है, उसी का ही डेवलपमेंट है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक भी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने के लिए साइंस से संबंधित मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।